नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 45 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित किसी भी प्रश्न के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इस कार्यक्रम को अन्य लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज्योतिष से संबंधित कंटेंट उन तक भी पहुंच पाए और उसका माध्यम आप बने। वर्ष 2024 बहुत करीब आ रहा है और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए वर्ष 2024, तो प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मेरे द्वारा वार्षिक राशिफल 2024 की एक सीरीज तैयार की गई है। उस सीरीज का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड पर मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर जो पहला लिंक होने वाला है वो उसी प्लेलिस्ट का होने वाला है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर के अपने लग्न एवं अपने राशि के आधार पर जान सकते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका वर्ष 2024 और क्या उपाय आपको करने चाहिए वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम के बाद में आप उस प्लेलिस्ट को सर्च करके देख लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है वो राहुल ऑफिशियल नाम से आईडी है एक इनका है कि सर, स्कॉर्पियो लग्न के D10 चार्ट पर 10th हाउस पे रेट्रोग्रेड सैटर्न स्कॉर्पियो राशि में है। नहीं, स्कॉर्पियो लग्न के अच्छा, जन्मांक जो होगा वो D10 होगा, जन्मांक जो होगा वो वृश्चिक लग्न का होगा और उसका जो D10 बन रहा है उसके 10वें भाव में वृश्चिक राशि में शनि बैठे हैं। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत आता है? षडबल में सैटर्न हाई पॉइंट मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली जो है आपका D1 चार्ट है उसमें दशम भाव और दशम भाव के अधिपति यानी कि सूर्य की स्थिति को देखना होगा और उसके बाद में जन्मांक में शनि की स्थिति को देखना होगा। फिर बताया जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। D10 चार्ट के दशम भाव में शनि का होना तो अच्छा माना जाएगा, परंतु ये D10 में वृश्चिक में बैठे, जन्मांक में कहाँ बैठे पहले इसको देखना होगा। जन्मांक में यदि हमको पुष्टि होगी कि सरकारी नौकरी के योग है तब जाकर के हम D10 पर उसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताया जा सकता है। पहले D1 देखना होगा तभी जाकर के D10 के विषय में विचार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है राजा 69680 ये आईडी है और मनीष जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है, थैंक्स सर लिखा है इन्होंने, मेरा बुध भी पीड़ित है, राहु के साथ बैठा है मेष राशि में, लेकिन नवमांश में वो खुद की राशि में है और लग्न में बैठा है। तो अच्छी चीज है ये। अगर नवमांश में आपका बुध स्वराशि का हो गया है तो जो जन्मांक में शत्रु राशि में बैठने की वजह से, राहु के साथ बैठने की वजह से जो परेशानी देता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो परेशानियां तो देगा, परंतु नवमांश में स्वराशिस्थ होने के चलते जो परेशानी 100 हो सकती थी वो 20 ही होगी। तो अच्छा है ये, तो उसकी परेशानियों में कमी आएगी तो बढ़िया माना जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये विनय सोनी जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर जी, गुरु और शुक्र की युति का क्या प्रभाव रहेगा 12th हाउस में कन्या लग्न में और उस युति पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र की युति को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। क्या कारण है इसका? गुरु को देवों का गुरु कहा गया है और शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है, तो मूलतः देखा जाए तो दोनों गुरु ही हैं। अब एक देवों के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। जब इन दोनों का संबंध बन जाएगा तो हर तरह का ज्ञान जो इस सृष्टि में अवेलेबल है वो सब किसी एक भाव में एकत्रित हो जाएंगे। अब 12वें भाव में बनना भी बहुत अच्छा है। ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि 12वें भाव में यदि गुरु और शुक्र की युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको अकर्मण्य बनने की तरफ प्रेरित तो नहीं करूंगा कि घर पर बैठे रहिए कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु हाँ, शुक्र और गुरु की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसे व्यक्ति को घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त तो हो ही जाता है।
12वें भाव में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है, अच्छा है। शुक्र 12वें भाव में अति सौभाग्यशाली व्यक्ति को बना देते हैं और हर तरह का सुख सुविधा का भोग ऐसा व्यक्ति कर लेता है। लग्न पर निर्भर करता है, इसके प्रभावों में कमी ऊपर नीचे होता है, परंतु 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली भोगी बना देता है। 12वें भाव में गुरु, तो मेष लग्न जो कालपुरुष का लग्न है उसमें 12वें भाव में गुरु की ही राशि आती है। गुरु जो है वो मोक्ष त्रिकोण में जाकर के एक तरह से बैठा हुआ है, जो कि वहाँ 12वें भाव में उसका घर होता है कालपुरुष की कुंडली में। तो ये युति 12वें भाव में तो अच्छी मानी जाएगी। अब इस पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते थोड़ी सी परेशानी आएगी। कई बार आपके व्यय गलत कार्यों में हो सकते हैं। अत्यधिक भोग करने के लिए आप अपव्यय अपने धन का कर सकते हैं, तो उसमें आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। या जब आप व्यय करें तो कंट्रोल्ड व्यय आपका हो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव में गुरु जब बैठेंगे तो व्यय को कंट्रोल तो करेंगे, सही कार्यों में लगाएंगे, परंतु राहु की दृष्टि पड़ जाने के चलते कहीं ना कहीं उसमें परेशानी ज़रूर आ सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न जो है, आप लोग अनग्रल नाम से आईडी बनाते हैं और उससे प्रश्न देते हैं। आईडी बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जैसे इन्होंने मनीष जी ने अपना नाम दे दिया था, आईडी के साथ में अपने नाम के साथ में अपना प्रश्न रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, जिन्होंने भी किया है वो मिला लीजिए कि मेरा सिंह लग्न है, धन और लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, ठीक है, बुध और सूर्य लग्न में युति बना रहे हैं, तो क्या ये अखंड धन योग है? देखिए, अखंड धन योग तो नहीं है, वो दूसरे तरह से बनता है, परंतु फिर भी सूर्य और बुध की युति सिंह लग्न की जन्म कुंडली के लग्न में बन जाए तो ये महाधनी योग है। और अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो उसको प्रत्येक सुख सुविधाएं मिल जाती है और राजा के समतुल्य वो जीवन व्यतीत करता है, इतना धन तो उसके पास हो ही जाता है। अगला प्रश्न जो है ये हर्ष वर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर जी, अगर राहु 11वें भाव में और मंगल सेकंड हाउस में मिथुन लग्न, तो क्या राहु अच्छा फल नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो उसका उपाय क्या है? देखिए, 11वें भाव में राहु का होना तो अच्छा है, परंतु राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी मंगल है और वो आप द्वितीय भाव में आप जाकर के बता रहे हैं कि नीच राशि में हो गया है। तो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी नीच राशि में है, ये एक परेशानी का कारण बना। अब आप देख लीजिए, अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन तीनों नक्षत्रों में आपके राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं। इन नक्षत्र के अधिपति भी यदि पीड़ित होंगे तो ये राहु तो आपको बिल्कुल श्रेष्ठ फल नहीं देगा, परंतु फिर भी यदि, क्योंकि नीच राशि में मंगल जरूर बैठे लेकिन महाधनी योग लगा करके बैठे हैं, तो राहु जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति अच्छी है। मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली के नवमांश में यदि अच्छी होती तो इस राहु से आप श्रेष्ठ फल की ही कल्पना कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण अच्छा धन लाभ आपको मिलता हुआ ये राहु प्रदर्शित कर रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल होने के चलते वाणी की कड़वाहट और आपकी वाणी से आपके अनेक शत्रु बनने के योगों को प्रदर्शित कर रहा है। प्रथम संतति में भी थोड़ी सी परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर राहु जिसके नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उसकी स्थिति अच्छी है तो राहु का यहाँ पर ठीक ठाक फल या अच्छा फल ही देखने में मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का चयन द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 45 के लिए किया गया था और इतने ही प्रश्नों को लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के इस एपिसोड में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपके प्रश्नों को देने के बाद में उन प्रश्नों को चयनित करके रख लिया जाता है और फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड आते हैं आपके प्रश्नों के जवाबों को लेकर के मैं उसमें उपस्थित हो जाता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वार्षिक राशिफल 2024 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के उसको देख लीजिए तो आप जान सकते हैं कि वर्ष 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।